नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हथियारबंद लोगों को एक गुट ने जमीनी विवाद में कथित तौर पर एक चर्च में तोड़फोड़ की। यह घटना ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुओं और ईसाइयों समेत पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को लगातार जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और 2019 में भी यह सिलसिला जारी रहा। देश के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के मुताबिक उन्हें धार्मिक या आस्था की आज़ादी नहीं है। ईसाइयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने स्थानीय राजनीतिक दल मसीहा मिलित पार्टी के चेयरमैन सहोत्रा ने बताया कि अब्बास का दावा था कि उसने जमीन खरीद ली है और ईसाई ने उस पर जमीन पर रह सकते हैं और न चर्च वहां रह सकता है। मालूम हो कि पाकिस्तान में ईसाइयों की आबादी करीब 2% है। पिछले 106 दिनों से बंद चीन के संघाई शहर के लोगों के लिए सोमवार से डिज्नीलैंड पार्क खोला जा रहा है। पार्क खोले जाने की सूचना मिलने के बाद चंद मिनटों में ही पार्क में एंट्री करने के सारे टिकट एडवांस में ही ऑनलाइन बिक गए। पहले दिन खोले जाने वाले सारे टिकटों की बिक्री मात्र 3 मिनट में ही हो गई। 24,000 लोग सोमवार को इस टिकट के माध्यम से पार्क में एंट्री करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद चीन अब धीरे धीरे सार्वजनिक जगहों को खोल रहा है। इसके लिए छूट दी जा रही है। सरकार का मानना है कि लोगों को महामारी के तनाव से मुक्त करने के लिए अब उन्हें मनोरंजन करने का मौका दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्क को खोला जा रहा है। संघाई में डिज्नीलैंड के खुलने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जर्मनी में शारीरिक दूरियों के नियम के पालन में हुई लापरवाही के बाद कोरोना वायरस ने देश में दोबारा से पांव पसारना शुरू कर दिया है। जर्मनी सरकार ने चिंता जताई है कि देश में कोरोना का प्रसार दोबारा हो सकता है। सरकार ने आशंका प्रकट की है कि यह महामारी एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो सकती है। बता दें कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पर 16 संघीय राज्यों के नेताओं का दबाव था कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कठोर उपायों में ढील प्रदान की जाए। इसके चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूलों के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बता दें कि जर्मनी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,71,324 के पार पहुंच गई है। इटली में मरने वालों की तादाद 7,549 पहुंच गई है। राहत की खबर यह है कि 1,44,400 लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ते मामलों में लगातार बढ़ रही बढ़ोतरी के चलते पंजाब और इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, जिसकी अवधि 31 मई तय की गई है। हालांकि इस बार व्यापारियों को कुछ राहत दी गई है, जिसमें दुकानों को सप्ताह में 5 दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहने दिया जाता है और सप्ताहांत पर यह बंद रहेगा। यह उपाय पाकिस्तान भर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लोगों के लिए शनिवार को फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर में कोरोना वायरस लॉकडाउन को कम कर दिया गया था। इसके बावजूद कि देश ने अपना दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण दर्ज किया। कोरोना संकट के इस दौर में संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए भारत ने 88 नर्सों का पहला जत्था दुबई पहुंच गया है। आईसीयू में काम करने का अनुभव रखने वाली ये नर्सें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगी और इसके बाद विभिन्न अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार इनकी तैनाती की जाएगी। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को देश में कोरोना संक्रमण के 624 नए मामलों का पता चला। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,417 हो गई है। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 185 हो गई है। वहीं जत्थे में शामिल नर्सों ने भी इस अभियान का हिस्सा बनने पर खुशी जताई।
कोरोना महामारी का असर अगर सबसे ज्यादा किसी वर्ग पर पड़ा है तो वह है मजदूर। आज ना तो मजदूर का वर्तमान सुरक्षित है और ना ही भविष्य की बात करना तो बेमानी होगी, क्योंकि तमाम कारखाने फैक्ट्रियां जो रोजगार देती थीं वह बंद हो चुकी हैं और हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हैं। सरकार के दावे तो तमाम हैं, कुछ ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, कुछ बसें भी चल रही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा है मजदूरों की तादाद। मजदूरों की इस पीड़ा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास को ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसे में कुछ प्रवासी मजदूर हैं, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे तो उनको कचरे के डब्बे में फेंकने वाले खाने के पैकेट खाने को दिया गया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग नासिक से आ रहे हैं और कब से निकले हो? हम लोग को 5 दिन हो गया निकले के। अपना आधा दूर चल के आ रहे हैं, कहीं थोड़ा लीक मिल जाएगा, कोई ट्रक वाले रुका रहे तो पुलिस वाले लोग रुका रहे तो रुक रहे हैं, थोड़ा पेट के आगे आ रहे हैं, फिर चल के आ रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं। अभी क्या चाहते हो सरकार से? छत्तीसगढ़ सरकार हम लोग चाहते हैं कि अपना इधर से अपना गांव भेज दे, अपना टिटलागढ़ जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है वहीं तक भेज दे, वहाँ तक बस इतना मेहरबानी। कोई गाड़ी की व्यवस्था हो? गाड़ी की व्यवस्था कर दे तो अच्छा होगा। ठीक। कोरोना में कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है मजदूर। ट्रेन से कटकर मौत हुई। तमाम मजदूर हजारों लाखों की तादाद में अपने घरों को जाने के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे, लेकिन सरकार कोई माकूल इंतजाम नहीं कर पाई। आज ऐसे ही कुछ मजदूर सैकड़ों की तादाद में रायपुर पहुंचे। हद तो तब हो गई जब कचड़े के डिब्बों से उनको खाना दिया गया, लेकिन क्या कहा जाए, मजदूर है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए शासन प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है। मजदूर अपने ही हाल पर जीने को मजबूर है। पवन के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, एनबी न्यूज़ के लिए, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर किसानों को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी सरकार बताती है, लेकिन अब बारिश का समय प्रारंभ होने के कगार पर है। किसानों को अपनी खेती की चिंता है। ऐसे में सामान्यतः प्रदेश का हर किसान अप्रैल मई महीने में अपने कृषि कार्य के लिए पैसों के इंतजाम करने में लगा रहता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंकों की ओर से ऋण के माध्यम से किसानों को प्रदान किए जाते हैं। उस प्रक्रिया में बैंक अपने वकीलों के माध्यम से किसानों के भूमि स्वामित्व की सर्च रिपोर्ट मंगवाती है। लेकिन इस माह में जब किसानों को कर्ज की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, ऐसे समय में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सारे पंजीयन कार्यालय में भूमि वकीलों की ओर से सर्च किया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसे में लाखों किसान आज वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। न उनको ऋण प्राप्त हो रहा है और ना ही वकीलों को सर्च रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, जिससे किसान भी परेशान हैं। भूपेश सरकार अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार बताती है, लेकिन आज बारिश का समय प्रारंभ होने के कगार पर है। किसानों को अपनी खेती की चिंता है और ऐसे समय में सामान्यतः प्रदेश का हर किसान अप्रैल और मई माह में अपने कृषि कार्य के लिए पैसों का इंतजाम करता है और ये पैसे उसे अपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं और उस प्रक्रिया में अपनी बैंकें अपने किसान के आवेदन के आधार पर अपने अपने वकीलों से उसके भूमि स्वामित्व का सर्च रिपोर्ट मंगवाती हैं और उसके बाद ऋण की प्रक्रिया पूर्ण करती है। लेकिन इस माह में जब किसान को कर्ज की आवश्यकता है, राशि की आवश्यकता है, ऐसे समय में सरकार ने प्रदेश के सारे पंजीयन कार्यालयों में और सर्च वकीलों के द्वारा किया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में लाखों किसान आज वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। और आरजेडी नेता मनोज झा ने बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या सहित कई मुद्दों पर टिप्पणी की है। आप भी सुनिए। मेरा मानना है कि जो आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमने टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया है अलग अलग राज्यों में।
और दूसरी बात, जून जुलाई नहीं, कई लोग ये तक भी कह रहे हैं कि ये सितंबर तक जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि हाल के दिनों में तमाम पदाधिकारी, मंत्रीगण ये कहने लगे हैं कि वी लर्न टू लिव विद दिस, वी मस्ट लर्न टू लिव विद दिस। जाहिर तौर पर जीविका और जीवन के बीच में रास्ता निकालना होगा, टेस्ट का दायरा बढ़ाना होगा और अब हमारी नीति होनी चाहिए ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट, उसी के साथ आगे। राहुल गांधी सरकार के काम और फंड को लेकर पारदर्शिता की बात बार बार करते हैं। जो मौजूदा कंसर्न है, उन्होंने बोला कि रेलवे से लेकर पीएसयू से लेकर आम लोगों ने जो पीएम केयर फंड में फंड दिया है, इसके ऑडिट के बारे में आप कुछ बताइए और क्या वाकई ये रकम लोगों पर खर्च हो रहा है, इसका ब्यौरा दीजिए। देखिए, उन्होंने जो सवाल की वो आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं है। कोई भी पब्लिक फंड जब आप क्रिएट करते हैं तो ये उसूल होना चाहिए, कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ गया। ये 3 सवाल अगर कोई भी फंड पब्लिक फंड में नहीं हो पा रहा है तो वो उचित नहीं है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार की हम छवियों को देख रहे हैं कि टिकट हम दे रहे हैं, टिकट हम नहीं दे रहे हैं, टिकट फ्री में है फिर भी टिकट है, इससे संदेश जा रहा है कि आखिर हम किन सरोकारों पर काम कर रहे हैं। उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह के किसी फंड की पारदर्शिता लोक जीवन। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हो गई। झड़प में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने टिप्पणी की है, आप भी सुनिए। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में थोड़ा संघर्ष हुआ, हाथापाई हुई, कोई वेपन्स नहीं चले, एक धक्का मुक्की जिसको कहते हैं, माइनर इंजरीज आई हैं, एक आपस में एक दूसरे के पे लगी हैं, चाइनीज़ को और इंडियंस को, ऑफिसर्स को भी लगी है। पर ये जो चीज़, जो इंसिडेंट्स हैं, ये होते रहते हैं। हालांकि आपने डोकलाम में भी देखा था, वैसे भी हुए हैं, उसकी भी तस्वीरें आपने देखी थी और जगह की भी देखी हैं। तो एक बात ये खासियत है कि चीन नहीं चाहता भारत के साथ में कन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्रंटेशन हो और वेपन्स का इस्तेमाल हो। चीन इसके खिलाफ है क्योंकि चीन के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस समय भारत के साथ में वो कन्फ्रंटेशन करे। तो क्योंकि चीन की और बहुत प्रॉब्लम्स है उसके साउथ ईस्ट में एरिया में, और वो नहीं चाहता। बट चीन को ये भी पता है कि भारत इस समय गिलगित और बाल्टिस्तान में अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, मिड रिपोर्ट्स इशू कर रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहता कि भारत ये चीज़ पे इसको अंजाम दे और उस एरिया को काबू कर ले, क्योंकि 90 बिलियन यूएस डॉलर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है सीपीसी और ओबीआर में वहाँ पे। और पाकिस्तान इस समय बहुत जिस कर्ज में आ गया है चाइना के। तो लोगों का ये भी विचार है कि चाइना चाहता है कि जल्द से, पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द चाइना इंटरफियर करे, क्योंकि उसको अपनी प्रॉपर्टी, जो अपनी इन्वेस्टमेंट का की हिफाजत करनी होगी। और एक और ये भी ख्याल चल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कर्जा के प्रेशर में पाकिस्तान आ जाएगा तो वो शायद इस एरिया को लीज पे ही दे देगा चाइना को 90 साल, और जो भी है और जो भी बिजनेस डील कर सकता है। ये सब सोच विचार चल रहे हैं, कई थॉट प्रोसेसेस हैं। पर बात यही होगी कि चाइना अपना एक बार ने एक थोड़ा सा मैसेज जरूर दिया है कि मैं तैयार हूँ, फिर आप मेरे से कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। और उसने मैं पाकिस्तान के साथ में हूँ, ये भी चाइना ने एक किस्म से ओब्लिक में। पाकिस्तान ने आतंकवादी पकड़े जाने के बाद हवाई गश्त बढ़ा दी है, जिस पर रक्षा विशेषज्ञ रामेश्वर राय ने अपनी राय रखी है। जैसा कि हम सबको विदित है कि पिछले कुछ दिनों में 3 बहुत ही हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं कश्मीर वैली के अंदर, और हमारे काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और टेररिस्ट भी मारे गए हैं। और आखिरी जो वो एक्शन था जिसमें कि रियाज नाइकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था, वो मारा गया। इस सब के चलते ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी हवाई क्षेत्र की जो पेट्रोलिंग है अपने एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से बढ़ा दी है, और उन्होंने अपनी एयर एक्सरसाइजेज भी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। और उनको ऐसा भय है, ऐसा डर लग रहा है उनको कि इस तरह के टेररिस्ट एक्शन से हिंदुस्तान जो है उनके ऊपर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक ना करे। और उसी के चलते वो डर के मारे ऐसा लगता है कि वो अपने हवाई स्पेस को सुरक्षित रखना चाह रहा है, और उसके चलते जो है उसने अपनी एयर पेट्रोलिंग और एयर एक्सरसाइजेज को बढ़ा दिया है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 13 साल की 8वीं क्लास की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के लड़कों पर लगा है। आरोप है कि उन्होंने छात्रा की जहर देकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से गांव में तनाव की वजह से फोर्स तैनात कर दी गई है। दिनांक 4/5 की रात्रि में ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ गांव सिमरा में अपने घर पर सो रहा था। रात्रि 12 बजे के करीब उसने देखा कि उसकी लड़की घर से गायब है। वो उसकी पत्नी उसका बेटा लड़की को खोजते हुए पड़ोसी के घर पहुंचे तो उसने देखा वहाँ पर कि दो युवक उसकी लड़की को जहर पिला रहे थे। दोनों लड़के उसे देखकर भाग गए। इस बारे में ओम प्रकाश ने उसी रात में आकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जहर पिलाने का मुकदमा दर्ज है। जो नामित अभियुक्त थे दो, उनमें से एक सरताज नाम के लड़के को गिरफ्तार कर दिया है पुलिस ने। लड़की की आज मृत्यु हो गई है। दूसरे अभियुक्त को जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। एक व्यक्ति का नाम और प्रकाश में आ रहा है जो लड़के का बाप है। उन दोष के आधार पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के हेवती गांव से एक हैरान और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बीती 8 मई को गांव के ही युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंची, जहां पर पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर पन्नूगंज थाना में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया। आठ मई को थाना पन्नूगंज पर हेवती गांव के कयूम ने आकर के सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ हेवती गांव के ही रहने वाले राजेश के द्वारा शादी का झांसा देकर के बलात्कार किया गया है। उनकी इस तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया 376 में और जो अभियुक्त है राजेश, उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया है। उनकी पुत्री की उम्र 19 साल है। इसमें शीघ्र ही अन्य वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करके चार्जशीट लगाई जाएगी। यूपी के पीलीभीत से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सोनगढ़ी थाना की ईदगाह काशीराम कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के परिजनों की पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं लड़की के परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर जिस पर नजर दौड़ाते हैं। पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर एनबी न्यूज लेकर आया है। 24 घंटे में सामने आए 153 नए कोरोना के केस, 14 और लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल मामलों की संख्या 1939 पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना के संक्रमण को लेकर के कि 24 घंटे में 153 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, 14 और लोगों की मौत हुई है। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1939 पहुंच गई है। तो पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 153 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, 14 और लोगों की मौत हुई है और इस प्रकार कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1939 पहुंच चुकी है। तो पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनबी न्यूज लेकर आया है। कोरोना के संक्रमण से संबंधित 24 घंटे में 153 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 14 और लोगों की मौत हुई है और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1939 पहुंच गई है। तो पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर आपको बता दें। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शांतनु बनर्जी जी, 14 और लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के जो नए मामलों की संख्या है वह 1939 पहुंच गई है। जी, क्या है ताज़ा अपडेट आपके पास? हाँ, देखिए अभी जो फिलहाल जो अपडेट है, मतलब 24 घंटे के अंदर और 153 पॉजिटिव केस मिल गया। सबसे बड़ी बात है जो कोरोना वायरस का जो कहर लगातार बंगाल में जारी है और साथ साथ 14 लोगों को मतलब मौत हुआ है।
तो फिलहाल मौत का जो आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थिति हम एएनबी न्यूज के दौरान सभी को बोलना चाहे और बार बार यही हम कहते हैं कि बाहर गांव से जो लोग आता है तो उसमें फिर आपको मतलब स्कैनिंग करके जो घर में छोड़ देता है और कहा जाता है कि आप क्वारंटाइन में रहिएगा, लेकिन उसका मालूम है कि नहीं वो तो अलग बात है, क्योंकि उसका मालूम ही नहीं है क्वारंटाइन क्या है। सबसे बड़ी बात तो आज देखिएगा, अजमेर से पिछले हफ्ता लौटे थे जो एक ट्रेन, उस ट्रेन का जो कम से कम जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो है मालदा क्षेत्र का, पश्चिम बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है, वहीं पे मालदा क्षेत्र में कम से कम अभी तक 14 लोग का पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि रामपुर, इस्लामपुर, मंकीबाड़ी, ये मालदा, हरिश्चंद्रपुर इसी इलाका से अभी इसी इलाका को सब इलाका को सील कर दिया गया। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी भी और भी बहुत सारी जो ट्रेन है वो भी मतलब 2-4 दिन में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में जितना ज्यादा जो मजदूर लोग है जी शांतनु बनर्जी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पानीपत के खेलवाला बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ कमरे में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन व्यक्ति की हत्या तेजधार चाकू से की गई है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बताया कि मौके से एक साधारण सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने शव को कब्जे में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति यूपी के अंबेडकर नगर का रहने वाला है, जो पानीपत के खेल बाजार में एक किराए के कमरे पर करीब 15 साल से रहता था और कंबल का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। देखिए, खेल बाजार में यहाँ एक ऊपर किसी किराए के मकान में ऊपर रहता था। किराए पे तो नहीं था, कहीं का काम करता था। 2 रूम है उसके पास, इन्हीं का काम करता था। कोई कंबल की बीडिंग वगैरह बनाता था, जो पाइपिंग लगती है वो बनाता था। तो आज सुबह उसकी वो अपने कमरे में मरी हुई अवस्था में पाया तो उसके गला कटा हुआ है। और अभी तो मौके पर हम पहुँचे थे, देख रहे हैं अभी क्या कुछ लग नहीं रहा। अभी इसके घर वाले आएंगे तो वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, और एफएसएल की टीम हमने बुलाई है, उसकी क्या ओपिनियन आती है, उसके आधार पर जैसा भी होगा कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में पिछले 1 हफ्ते से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोप लगाया कि इलाके के पार्षद और निगम के अधिकारी इस इलाके की अनदेखी करते हैं, जिसके चलते पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहां पानी नहीं आ रहा है और यह समस्या आए दिन बनी रहती है। इस समय एक ओर से देश कोरोना महामारी जैसी बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन महामारी के बीच लोगों का इकट्ठा होना सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पानी नहीं आ रहा है तो किसी ने इकट्ठे करो या फिर आप पानी को ऐसे तो क्या कब से ये दिक्कत बनी हुई है आपके लिए? 1 हफ्ते हो गए। पानी आता ही नहीं। तो क्या किसी ने इकट्ठे करे या फिर कैसे आप पर अपनी पर्सनल? सारे गली में पानी नहीं जाएगा तो हंगामा तो करेंगे। 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। दिक्कत आ रही है, 36 दिन का पैसा है और 2 महीना है कि पानी आ महीना है। तो किसी पार्षद से कहीं शिकायत दिया आपने? बहुत शिकायत दिया भैया, वो नहीं सुनाई कर रहा है। तो आपको पता नहीं इस प्रकार की महामारी में इतने तादाद में लोग इकट्ठे हैं को सही? भैया मरेंगे तो मर जाएंगे, जीने तो जी जाएगा भाई। किसने एकत्रित किया यहाँ पे? कोई नहीं करा, अपने मन से इकट्ठे किए? अपने अपनी गली के सब अपने आप। तो कौन है यहाँ के पार्षद? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में आज नई शुरुआत की गई। कोरोना वायरस के चलते यहां कैदियों से परिजनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से बंदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी। वहीं अब जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से आज एक नई शुरुआत की गई। परिजनों और बंदियों की मुलाकात हो सके, इसके लिए जेल प्रशासन ने टेक्नोलॉजी की मदद से मुफीद इंतजाम किए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र मैत्रेय ने बताया कि जिन घर वालों के परिजन जेल में हैं और वह कोरोना की वजह से अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे हैं, वह अपने फ़ोन में गूगल डुओ ऐप डाउनलोड कर लें।
जिससे प्रतिदिन 10 कैदियों को पर्ची के जरिए वीडियो कॉलिंग कराई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में आज नई शुरुआत की गई है। यहाँ कोरोना वायरस के चलते यहाँ कैदियों से परिजनों को मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से बंदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी। वहीं अब जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से आज एक नई शुरुआत की गई। मशहूर कवि मुनव्वर राणा ने क्या खूब कहा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। आज मदर्स डे है और इस साल का मदर्स डे दूसरे सालों के मदर्स डे से काफ़ी अलग है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लोग अपने अपने ढंग से मदर्स डे मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी माँ की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और अपनी माँ को उसके स्पेशल होने का एहसास करा रहा है। बच्चे का पेट पालने वाली माँ की कोई जगह नहीं ले सकता। वहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस महामारी के वक्त भी दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की, जो ऐसे समय में फील्ड पर जाकर या ऑफिस से आपके घरों तक देश दुनिया की तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो अपनी माँ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो क्या ही मैसेज देना है, उनको तो सब पता ही होता है माँ को अपने बच्चे के बारे में। अब हम अपने घर से इतनी दूर आकर बैठे हैं और पूरे लॉकडाउन के 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और इतने दिनों के बाद भी अपनी माँ हर महीने अपनी माँ के पास जाते थे। इतने 15 दिन के बाद 15 दिन में एक चक्कर तो घर का लगा ही लेते थे हम लोग। इतने दिनों तक अगर घर पर ना जाएँ तो सीधी सी बात है, माँ को भी चिंता होती है बच्चों की, उनको भी भावुक हो जाती हैं छोटी छोटी सी बातों पर। और अब इतने लंबे लॉकडाउन के बाद जहाँ उनको चिंता होती है कि कहीं कोई बीमारी ना पकड़ ले, तो इस समय तो और ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। उस टाइम पर अगर फ़ोन पे भी बात होती है तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। बस यही है कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हैप्पी मदर्स डे।